आज के इस C20 के दूसरे सत्र में मंच पर उपस्थित प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा जी, प्रोफेसर किरण तिवारी जी, जस्टिस शबीउल हसनैन जी, डॉक्टर विवेक के मिश्रा जी और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य बुद्धिजीवी भाइयों बहनों, जब इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए नितिन जी का फोन आया कि आपको इसमें आना है और जब स्थान का नाम बताया तो स्थान का नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है और जैसे हसनैन जी ने कहा, उनका जो अंतिम शब्द है, मुझे लगता है कि वही क्रक्स है इस पूरे 2 दिन का, कि हम भारत को क्या मानते हैं, भारत को कितना जानते हैं, भारत को कितना समझते हैं और दूसरे को समझाने का कितना हम प्रयास करते हैं। मुझे याद है कि मैं जब 11वीं 12वीं में पढ़ता था, उसमें विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के नाते मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में एक स्टडी सर्कल के रूप में 15-20 मिनट के लिए विषय रखने जाना था और वो विषय था, एक छोटी सी किताब मुझे दी कि इसको पढ़िए और आप जाके बोलना है, और वो विषय था नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी देंगे। अब 12वीं में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के सामने मैंने बात रखी और उसमें जो कुछ नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था, 76 प्रकार के डिपार्टमेंट थे, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर पढ़ाई होती थी, विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। तो उस समय नालंदा के बारे में एक जो धारणा मन में थी, एक गर्व की अनुभूति होती है कि मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ पर विश्व से लोग पढ़ने के लिए आते थे और जो मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं, शायद इन अधिकारों को कैसे सुरक्षा हो सकती है या इनको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, ये मनुष्य का स्वभाव बने, केवल एक मनुष्य का नहीं तो मनुष्यों के नाते इस पूरे समाज का, अपने ही देश का नहीं तो विश्व का भी स्वभाव कैसे बन सकता है। यहाँ तक का जागरण, यहाँ तक का लोगों का स्वभाव बनाने के लिए शायद जो भी छोटे छोटे प्रयास हुए होंगे, उन प्रयासों को जब देखेंगे तो मुझे ध्यान में आता है कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों का, तक्षशिला विश्वविद्यालयों का एक बहुत बड़ा योगदान इस समाज को गढ़ने में रहा है। और इसलिए भारत का योगदान क्या है, तो मुझे लगता है कि हम अलग अलग संदर्भों में भी अलग अलग लोगों के शब्दों को, वाक्यों को हमने बहुत बार सुना है। हमने सुना है कि यथा राजा तथा प्रजा, हमने सुना, ये केवल बोलने के लिए नहीं है। राजा और प्रशासन, प्रशासन और राजा, प्रशासन और जनता, इसके बीच में कैसे संबंध रहना चाहिए, कौन किसके अधिकारों की रक्षा करेगा। इसलिए शिवाजी महाराज हो या अपना वेश बदल कर समाज में क्या चर्चा चल रही है मेरे राज्य के बारे में, ये समझने के लिए वेश बदल कर यदि चाय की दुकान पर जाकर बैठते हैं और वहां पर वो चर्चा सुनते हैं तो प्रभु रामचंद्र होंगे या शिवाजी महाराज होंगे, जनता के बीच में क्या चल रहा है, क्या चर्चा है और उसके हिसाब से जनता सुखी है कि नहीं है, ये सोचने के लिए जाते थे, मिलते थे, बात करते थे, समझने का प्रयास करते थे। और इसलिए राजा कैसे है, जैसे प्रजा वैसे राजा है। समान अधिकार थोड़े से सबको मिलने चाहिए, समान सुविधाएं, शिक्षा मिलनी चाहिए। और इसलिए राजा कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, वो तो केवल दायित्व उस पर बैठे हैं इसलिए हम राजा है, तो हम भी सामान्य प्रजा है। यह भाव मन में रख के प्रशासन चलता है तो अपने आप में सारे समाज के सब हित प्रोटेक्ट हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा नर सेवा नारायण सेवा। अभी स्वामी विवेकानंद ने बात क्यों कही, जब नर सेवा नारायण सेवा जब कहते हैं कि अरे सामने वाले व्यक्ति में या भगवान को देखो ना, सभी क्रांतिकारी तो सब कहते हैं कि भारत माता मतलब कौन है, बाकी सब भगवान को बाद में छोड़ो, भारत माता की केवल पूजा करो। भारत माता मतलब इस देश का एक सामान्य व्यक्ति जो है, हर एक व्यक्ति के बारे में, उसकी महानता के बारे में, उसके स्वामित्व के बारे में इसका जागरण होना चाहिए। और इसलिए अगले व्यक्ति को कैसे ट्रीट करना चाहिए, मुझे लगता है कि हसनैन जी के विषय में तो सारे विषय आ चुके हैं, लेकिन आप थोड़ा बोलने का, आने जाने का सब कुछ मिला है, खाने भोजन भी मिला था सबको।
तो नर सेवा नारायण सेवा जब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं तो इसका मतलब यही है कि अग्रे व्यक्ति को भी वही सम्मान आपने देना चाहिए जो शायद मैं भगवान को अपने भगवान को देता हूँ। और इसलिए वो सम्मान देते समय जब इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये सारे बैरियर्स टूट जाते हैं कि कौन कौन से जाति का है, कौन कौन से धर्म का है, कौन कौन से देश का है, कौन कौन सी किस चीज को मानता है, ये सारी बातें दूर हो जाती है। नर है, व्यक्ति है, सामने है, वो भगवान है। तीसरा एक विषय हम सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, जो हमारे यहाँ सब लोगों ने उसके बारे में कहा भी है, यद पिंडे तक ब्रह्मांड हमने कहा। मतलब क्या? देखिए, केवल मानव अधिकार बोलने से केवल मनुष्यों तक विषय नहीं आता है। यह मनुष्य जिसके कारण जीवित है, मनुष्य रूप में अपने आप को स्थापित करता है, ये जो नेचर है, सृष्टि है, वो उसके कारण है। और इसीलिए केवल व्यक्तियों का हनन नहीं हो रहा है, उस सृष्टि का भी हनन यदि होता है तो उसको भी रोकने का काम हमारा है। इसलिए मानव अधिकार में जब बात करते हैं और मानव अगले व्यक्ति में दोनों चीजों की जोड़ के देखेंगे तो हमारे यहाँ कहा कि पिंड में जो भी तत्व है, चेतना है, जड़ चेतना है, वो एक व्यक्ति में, ब्रह्मांड में वही है जो चेतना एक है। और इसलिए यह पिंड तब ब्रह्मांड जब हम कहते हैं तो इसका मतलब इस पूरे चराचर में, जगदीश जोशी जब कहते हैं कि इस वृक्ष पौधों में भी जान है, तो इसका मतलब जो व्यक्ति में है वो उस पेड़ में है, पौधों में, जंगल में, जानवर में। और इन सबकी सुरक्षा करना शायद मेरा अधिकार बनता है, कर्तव्य बनता है। और इसीलिए हमारे यहाँ अधिकारों से ज्यादा हमने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी है। जैसे मातृधर्म, पितृधर्म कहा, वैसे प्रकृति धर्म भी है। जिनको हम जनजाति कहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, ऐसे जनजातियों के बीच में भी रहकर देखिए, आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारे यहाँ तो दिन भर कितना पानी व्यस्त कर देते हैं, लेकिन आप जंगल में जाएंगे, किसी शादी समारोह में जाइए तो सबसे पहला काम क्या होता है कि सारे जनजाति जो नदी वहां से बह रही होगी उस नदी के पास जाएंगे और वहां जाकर उस नदी को प्रणाम करते हैं, उसको अनुमति मांगते हैं। किस चीज की अनुमति मांगते हैं? कि हम हमारे घर के काम के लिए आपके यहाँ का पानी हम लेके जा रहे हैं, तो हम आपको अनुमति मांग रहे हैं, क्षमा प्रार्थी है हम। नदी का पानी लेने के लिए कोई रोक नहीं रहा है, कैसे ले लिया कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन इस प्रकृति के बारे में मेरा अपना कुछ धर्म है, इसकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। और इसीलिए जिन्होंने कभी एबीसीडी अवगत नहीं पढ़ा है, ऐसे अनपढ़ व्यक्ति भी समाज में कैसे रहना चाहिए, इस सृष्टि को कैसे जीवित रखना चाहिए। और एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं। जिस शादी में गया था वहां पर मैंने देखा कि हर कोई जो शादी में आने वाला व्यक्ति है वो कुछ 4 चीजें साथ में लेके आ रहा है। क्या था? एक लकड़ी का टुकड़ा था, तेल की बोतल थी, थोड़े से चावल थे, ये हर कोई व्यक्ति लेके आ रहा है। मैंने पूछा कि हर सब लोग ला रहे, क्या बात है? तो बोले हमारे गांव में सबकी शादी एक जैसी होगी, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके ज्यादा अच्छी शादी होगी। नहीं, जितना सामान सब लोग लाएंगे वो सब लोग मिलके शादी होगी। तो कुल मिलाकर आप देखिए सबकी शादी एक जैसी होगी। कितने बड़े विचार है। और इसीलिए भारत ने दुनिया को सिखलाया है कि इस मनुष्य के नाते दूसरे मनुष्य के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। ये जीवन शैली जिसको हमने धर्म कहा, जिसको हमने धर्म के रूप में कर्तव्यों को कहा, ड्यूटीज को कहा, इसको समाज में अंतिम तबके तक, नीचे तक समझाने के लिए लोगों ने, सब लोगों ने, महापुरुषों ने प्रयास किया, प्रवास किया, जगह जगह लोग घूमे, अपने बातों से इनको स्थापित किया है। तब जाके आज वैश्विक स्तर पर भारत ने कभी भी दुनिया पर आक्रमण नहीं किया। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ था? जब दूसरे के अधिकारों पर हम आगे आक्रमण करना शुरू करते हैं, तब कॉन्फ्लिक्ट होता। वैक्सीन बनी, भारत ने 120 देशों को वैक्सीन दी। किन देशों को दी? जो शायद अपनी वैक्सीन नहीं बना सकते, ऐसे देशों को भारत ने वैक्सीन दी। जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, जो अंतरिक्ष में अपना सैटेलाइट नहीं छोड़ सकते हैं,
ऐसे 104 सैटेलाइट भारत ने अंतरिक्ष में ले गए। नेपाल का होगा, भूटान का होगा, अमेरिका के 96 उसमें सैटेलाइट्स थे। लेकिन इन छोटे छोटे देशों के लिए भी भारत ने उनके देशों के लिए सैटेलाइट छोड़े। ये क्या दृष्टिकोण है हमारा? हमारा दृष्टिकोण विस्तारवादी नीति का नहीं है। हमारा दृष्टिकोण शोषण का नहीं है। हमारा दृष्टिकोण दोहन का है। और इसलिए हमारे व्यवस्था भी इस तरीके की बनाई गई, इतनी आसानी से इन चीजों को समझाया गया। गाय घर में गाय आती है तो हमारी माँ बोलती कि जाओ भाई रोटी का टुकड़ा उसको दे दे। वो छोटी सी बात। जब गाय दूध निकाला जाता है तो बछड़े के लिए थोड़ा सा दूध रखते हैं। ये गाँव वाला में अभी परंपरा है। किसने सिखाया? कौन सी किताबों में आया था याद? लेकिन नहीं, बच्चे के लिए, बछड़े के लिए थोड़ा सा दूध रखना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे पश्चिमीकरण हो गया तो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और वही दूध निकालने की मशीनें आ गई। तो जब तक रक्त की बूंद नहीं आती है तब तक दूध निकाला जाता है। पश्चिम का अंधानुकरण कितना होना चाहिए, इस पर भी हमको जरूर सोचना है। अधिकारों की मांग करते करते बहुत छोटी सी बहुत ही मार्जिन है उसमें कि अधिकारों की मांग तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अधिकारों से कुछ ज्यादा ही तो नहीं मांग रहे। और वो क्यों मांग रहे? क्योंकि दूसरे देशों में हो रहा है, इसलिए हमारे देश में होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कोई वैसा लॉजिक नहीं हो सकता है अधिकारों को मांग करने। युगानुकूल परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। वैश्विक स्तर पर जो अच्छी चीजें हैं जिसको स्वीकार कर सकते हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन सभी चीजें हमारे देश के लिए भी वैसी योग्य है ऐसे मानकर न चलते हुए हमारे देश के लिए क्या योग्य है, हमारे देश के पहले के लोगों ने देश को अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति निर्माण होने के लिए क्या क्या प्रयास किए, उन सारे प्रयासों को मैं आगे बढ़ा सकता हूं क्या, ये सोच कर यदि हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान हमारा उस तरीके का रहेगा। और इसीलिए उपायों की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जब हम दूसरे के अधिकारों के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं तो अपने आप में हमारे अधिकार भी प्रोटेक्ट है और हम दूसरे के लिए अधिकार हम समाहित रख सकते हैं। इसलिए विस्तारवादी नीति होना ये कहां तक ठीक है? जैसे हसनैन ने कहा कि शब्द तो बाद में आया, उससे पहले कितने आक्रामक ने इस देश पर कितने लोगों को मारा, कितने मंदिरों को उजाड़ा, कितने बहनों को बलात्कार किया, कितने कितने उदाहरण हैं। इन उदाहरणों के बीच में हमारा समाज जो है वो पनप रहा था। हमारे समाज में ये दृष्टिकोण नहीं आया कि इन लोगों ने इतना अत्याचार किया इसलिए यहां पर नहीं रहेंगे। ऐसा दृष्टिकोण भारत में तब भी नहीं रहा। पोर्तुगीज आए, आक्रमण किया, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में यहाँ समाहित हो गए। ऐसे कितने देश हैं जो आक्रांता बनकर आए थे और हमारे यहाँ समाहित हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे समाज ने उनको स्वीकार किया। हमारे समाज का वो स्वभाव नहीं था। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो एक बहुत विकसित माइंडसेट जिसको हम कहते हैं ना, वो विकसित मानसिकता भारत की थी। तो जो वैश्विक स्तर पर हमको एक बौद्धिक साम्राज्य हमारा था जिसके कारण लोग ऐसे विश्वविद्यालयों में लोग पढ़ने के लिए आते थे। हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद की बात की, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात की। अंतिम व्यक्ति को भी सब प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, ऐसा वो आग्रह करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये मानव अधिकारों की जो भी बातें हैं, क्या सच में कभी इन अंतिम व्यक्ति के साथ चर्चा होती है? तो मैं देश भर के सारे एनजीओ को सबको आह्वान करता हूँ कि सच में हम मानव अधिकारों की जब बात करते हैं तो सच में कभी झुग्गी झोपड़ियों में जाकर बात करनी चाहिए। ₹500 चोरी करने वाला चोर, उसको तो लोग पेड़ को लटका कर कितनी बुरी तरीके से मारते हैं, हमने देखा। और बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं
लोग कितने सालों के बाद अरेस्ट होते एरिया में देखा है। तो अधिकारों की परिभाषा या फिर उसको न्याय दिलाने की जो परिभाषा है उसमें बदलाव कैसे आता है। अधिकारों का हनन तो समझे एक जैसा होता है, लेकिन उसके लिए उपाय जो निकलने हैं मुझे लगता है कि उस पर भी शायद हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। अधिकारों की मांग करते करते ये भी अधिकारों की मांग हो जाए कि अपने ही देश के बारे में हम बोलना शुरू कर दे कि इस देश के टुकड़े हो जाए। अपने देश में, हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश में हमारी, अभी उसने प्रियम्बल की बात की, प्रियम्बल के द्वारा सबको कितनी समान सुविधा देने की बात की है, सबकी स्वाभिमानता, सबको सुरक्षित रखने की बात की है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देश के टुकड़े करने की मांग कैसे करते हैं। अधिकारों की मांग करते करते हम यहां तक कैसे भूल जाते हैं कि जब मैं एक विश्वविद्यालय में जाता हूं और उस विद्यालय में जब मैं भारत का नक्शा उल्टा देखता हूं और जब मैं उनको पूछता हूं कि मैडम ये नक्शा तो उल्टा लगा हुआ है, हाँ ये डिपार्टमेंट मेरा है, मैं भारत का नक्शा कैसे भी देख सकता हूँ, मैं भारत के विश्व को 4 हिस्सों में देख सकता हूँ, ये कैसे संभव हो सकता है। अधिकारों की बात करते करते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सब कुछ है, लेकिन समाज को यदि सुरक्षित रखना है, समाज को मूल्यों के आधार पर यदि रखना है, तो कुछ बातों को हमको भारत बनाए रखना पड़ेगा। पश्चिम के अंधानुकरण में हम ये ना भूल जाए कि भारत भी भूल जाएंगे। मुझे किसी ने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा, इस सेंसेक्स माइनस के विषय में जब चर्चा चली तब उन्होंने कहा कि हमने तो मुक्त व्यापार को स्वीकार किया है और इसलिए यहाँ तो अब अलग अलग प्रकार के विचार भी आएंगे, तो हमने जैसे बाकी चीजों को स्वीकार किया वैसे विचारों को भी स्वीकार करना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छा है भाई, सभी अच्छे विचारों को स्वीकार करना चाहिए। मैंने एक छोटी सी कहानी शुरू करा। एक व्यक्ति अपनी भैंस को लेकर एक डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि भैंस बीमार पड़ी है, तो आपने पिछली बार दवाई दी लेकिन ये खाती नहीं है, तो क्या किया जाए। उसने कहा एक गोली लो और जब घर में जाओगे तो एक पाइप लेना, भैंस के मुंह में पाइप डालना और गोली रखकर जोर से फूंक मारो तो भैंस के पेट में गोली चली जाएगी। तो ठीक है, 4 दिन के बाद वो व्यक्ति फिर से डॉक्टर के पास आ जाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पूछेंगे तुम्हारे हालत क्या हो गया, तबियत तो भैंस की खराब थी, तुमको क्या हुआ। डॉक्टर साहब हो गया, पाइप रखा, गोली रखी, लेकिन मैंने फूंक मारने से पहले भैंस ने इतनी जोर से फूंक मार दी गोली मेरे पेट में। विचारों का स्वागत है वैश्विक स्तर पर, मतलब थिंक ग्लोबली हम बोलते हैं, बट थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, रिस्पॉन्स इंडिविजुअली। हमारे देश को क्या चाहिए ये हमको समझना पड़ेगा। अरे जिस समय बदलाव आएगी, इस समय बहुत सारे लोग आंदोलन में खड़े हो जाएंगे, तब देश को सोचा जाएगा ना। लेकिन जिस देश में आज उन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, आज उसके लिए हम जबरदस्ती कोर्ट के द्वारा उन निर्णयों को क्यों थापना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस समय पर, ऐसे समय पर हम सब लोगों को शायद थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा कि वैश्विक स्तर पर अधिकारों की बात करते करते, वैश्विक स्तर पर जो बाकी लोग अधिकारों की बात करते हैं वही अधिकारों की बात हम भी भारत में करने लग जाए। मुझे लगता है कि इतना फॉलो किसी को नहीं करना है। अच्छी बातों को लेना चाहिए, लेकिन कौन सी बातों को लेना चाहिए जो भारत के लिए सही है, इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। मैं अभी अयोध्या जी में कुछ दिन पहले गया था, रामनवमी के दिन वहां पर हम लोग शाम को जब वापस जा रहे थे तो लगभग 1 करोड़ लोग उस दिन अयोध्या जी में आए थे दर्शन के लिए। मैंने देखा कि दूर दराज से गांव पार से गांव आदमी आए, पाँव में चप्पल नहीं है कुछ लोगों के, सामान लेके कुछ वापस लेके खरीदारी करके जा रहा है। लेकिन जाते जाते जब शाम का समय 6 बजे के समय अपने घर जाने की लोगों सबको चिंता होती है, लेकिन जाते जाते उसने देखा कि एक स्क्रीन लगा है बड़ा सा और उस स्क्रीन पर रामायण चल रहा है। आप सोचिए 1 मिनट के लिए जैसे रामायण का दृश्य दिखता है तो वो अपनी बैग सब कुछ छोड़ देता है, घर भूल जाता है और वो रामायण देखने लगता है। भारत में हमको समझना पड़ेगा कि भारत का अधिकांश व्यक्ति जो है
इन भावनाओं से, इन मूल्यों से जुड़ा हुआ है, जो गांव गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी उसके दादा परदादाओं ने शायद मूल्यों को दिया है। जो विकृतियां थी वो समाज में अपने आप दूर हो गई, लेकिन विकृतियां दूर करना एक अलग चीज है, उसमें परिवर्तन आना, सती प्रथा बंद की हमारे, ठीक है, लेकिन विकृतियां अलग करना, इसके लिए समाज में जागरण होता रहा है, लेकिन ये नई चीजों को लाना, ये उसका पार्ट नहीं बन सकता। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जब कहते हैं कि भारत को समझना है तो गांव में समगांव को समझना पड़ेगा। ग्रामीण विकास की जब बात करते हैं तो गांव के विकास के साथ साथ, मूल्यों के साथ साथ विकास हम मानते हैं। और इसलिए हमारी मतलब हमारा एसेट क्या है, भारत का खजाना आगे कुछ है। तो हमारी सुप्रीमेसी किसमें थी? तो आज वैश्विक स्तर पर योग का एक पन्ना खुला तो आज विश्व ने योग को मान लिया। आज कोविड के बाद आयुर्वेदिक का पन्ना खुला तो आज वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद को लोग मानने लग गए। आध्यात्मिकता के आधार पर हमने देखा कि कैसे इस्कॉन के द्वारा भागवतों को भी लोग दुनिया में सब लोग मानने लग गए हैं। अभी तो और भारत के बहुत सारे पन्ने खुलने हैं जो इस विश्वविद्यालय में नालंदा में पढ़ाए जाते थे, और जिससे भारत बना है, ऐसे भारत के कई पन्ने अभी भी खुलने हैं। तो जिस पर हमको फक्र होना चाहिए, ऐसे हमारे एसेट को, हमारे खजीने को शायद हमको ही संभाल कर रखना है। और इसके साथ साथ युगानुकूल परिवर्तन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मानव अधिकारों का सुरक्षा करते हुए भारतीय मूल्यों को भी हम सुरक्षित रखेंगे। मैं केवल इतनी बात आज की इस सत्र में रखना चाहूंगा। बहुत सारे विषय ऋग्वेद, अथर्ववेद के, कौटिल्य शास्त्र के बहुत सारे रेफरेंस में लाया था, लेकिन विवेक जी और हसनैन जी इसमें आ गए हैं तो मैं उसको जानबूझ के नहीं पढ़ा। मुझे लगता है कि भारत को भारत बनाए रखना और नए नए विषयों को साथ में लेते हुए भारत की आत्मा को बचाए रखने के लिए हम सब लोगों को मिलकर जरूर प्रयास करना चाहिए। यही मैं अपेक्षा है आप सब लोगों से करता हूँ और विधि जी लोगों से करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।